देखिए, आयकर की हमेशा विचारधारा रही है कि वो करदाता के लिए काम करता है, प्रोफेशनल के लिए काम नहीं करता है। इवन आयकर ने जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो बिल्कुल निःशुल्क करदाता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। दर्शकों नमस्कार। श्री बहुत मुकेश सिंह राजपूत जी। नमस्कार। मुकेश राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मुकेश सिंह राजपूत जी, और आयकर और निवेश से संबंधित आप कोई सवाल करना चाहें तो सीधे टेलीफोन लाइन पर कर सकते हैं। हमारे दूरदर्शन कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों तक जाता है, तो इसीलिए आज हमारी जो विषय वस्तु है हम बहुत सरल भाषा में और सरल शब्दों के साथ उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा जो वित्त वर्ष अभी चल रहा है 2025 और 26, यानी इसका असेसमेंट ईयर कर निर्धारण 26-27 होगा। यानी जो भी हम 25-26 में आय कमाएंगे वो 26-27 जाके कर मुक्त या कर निर्धारण उसका होगा। तो इसका मतलब ये कि दिसंबर का महीना है, खत्म होने की कगार पर है, हमारे पास लास्ट क्वार्टर बचा है, जहां पर हमको टैक्स के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, अपने डिडक्शन के बारे में और साथ ही साथ हमें निवेश की प्लानिंग करने का समय आ चुका है। समय इसलिए आ चुका है, यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए, जो कि नए रिजीम है, अगर आप नए रिजीम के तहत अपना आयकर रिटर्न्स दाखिल करने जा रहे हैं तो इस वर्ष आपको 12 लाख रुपए तक की टैक्स इनकम छूट प्राप्त है, यानी इस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 12 लाख रुपए जैसी आपकी इनकम बढ़ती है तो यहाँ पर कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आपकी एटीसी की कोई पॉलिसी है, निवेश है आपके, अगर ये सारी चीजें हैं, होम लोन वगैरह लिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने के साथ साथ एडवांस टैक्स लायबिलिटी की जमा करने का भी दायित्व बनता है। और आयकर में नया स्लैब और पुराना स्लैब, ये अभी भी कई लोगों को कंफ्यूज करता है जी। तो इनमें से कौन सा स्लैब किसके लिए अनुकूल है और कौन सा किसके लिए अनुकूल है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही सटीक है। अक्सर मेरे क्लाइंट भी मुझसे बार बार प्रश्न करते हैं कि सर हमें कौन सा रिजीम चुनना चाहिए, नए वाला या पुराना वाला, क्या ये डिडक्शन नए वाले मिलेंगे, क्या डिडक्शन पुराने वाले मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में 3 बातें कहना चाहता हूँ। यदि ये नियम आप पर लागू होंगे तो बेशक आप पुराना रिजीम चुनिएगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपको नया मिल जाएगा। पहली बात, आपके पास होम लोन होना चाहिए। यदि आपने होम लोन लिया है और उस होम लोन की किस्त ईएमआई कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए पर मंथ, एटलीस्ट 50 ना हो तो 30,000 पर मंथ होना चाहिए, ताकि जो ब्याज है, उसका इंटरेस्ट है, वो 2 लाख रुपए कवर करे और साथ ही साथ एटीसी में 1.5 लाख का प्रिंसिपल भी कवर करे। पहली चीज, आपके पास होम लोन होना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा होम लोन होगा तो आपको ज्यादा डिडक्शन ओल्ड रिजीम ही दे पाएगा, नया रिजीम आपको डिडक्शन नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, आपके पास पीएफ अकाउंट है, आपके ईएलएसएस है, आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, आपके पास अन्य प्रकार के जो कि धाराओं में निवेश दिए गए हैं, सेक्शन 80 के, जो 80U तक के, अगर उसमें आपके निवेश बराबर होते हैं और निवेश 8 से 10 लाख के बीच पहुंचता है तो आपको बेशक पुराना रिजीम ही चुनना चाहिए। नया रिजीम उनके लिए है जिनके पास किसी प्रकार कोई निवेश नहीं है और होम लोन भी नहीं लिया है, तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नए रिजीम की तरफ जाएं। नया रिजीम आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद देगा यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो। जी। कि आयकर और निवेश थोड़ा दोनों में अपन जोड़ने की जगह थोड़ा अलग रख के डिस्कस करते हैं। देखिए, आप जब निवेश करने जाते हैं तो आपका मेन मोटो टैक्स बचाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए रिटर्न्स का। यानी एक सही निवेश उसे हम कह सकते हैं कि आयकर में बचत तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको एक अच्छा रिटर्न के बारे में आप सोच रहे हैं। तो आपका अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि तो निवेश करना कब चाहिए? तो मैं इसका जवाब दे देता हूं कि चूंकि आप मार्च के महीने में निवेश करेंगे तो जल्दबाजी होगी, और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमेशा गलत हो सकता है। और गलत इसलिए हो सकता है कि ऐसा ना हो कि जो आपने गोल बनाया हो, लक्ष्य अपना फाइनेंस का गोल बनाया हो कि हमें इतना निवेश करेंगे, इतना % रिटर्न मिलेगा, तो जल्दबाजी में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो निवेश करने का सही समय जनवरी से स्टार्ट कर दें। आप अपने अप्रैल से लगा के, यदि आपने अभी तक कोई निवेश नहीं किया है तो अप्रैल से लगा के अपना दिसंबर तक आपने जो भी इनकम कमाई है उसका कैलकुलेशन कर लें। साथ में जनवरी, फरवरी, मार्च का 3 महीने कैलकुलेशन कर लें, एस्टिमेट लगा लें क्या उस पर टैक्स लायबिलिटी आ रही। अगर टैक्स लायबिलिटी आ रही तो अगला कदम होगा आपको डिडक्शन का। डिडक्शन में देखिए कौन सा निवेश आपके लिए सही है, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए, वो आपको बहुत अच्छा निवेश बताएगा, लेकिन सही समय पर। कि सर हमें निवेश करना है तो हम निवेश कहाँ करें, कैसे करें। तो जब भी मैं निवेश की बात आती है
तो सबसे पहले मैं करदाता की आय जरूर, उम्र जरूर पूछता हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि उम्र जो होती है वो डिपेंड करता है, शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, क्या बच्चों की पढ़ाई है, क्या उनकी शादी है, बिल्कुल। आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, मतलब इस प्रकार कई प्रकार के आपके लक्ष्य होते हैं। अगर आपकी एज बहुत कम है, सपोज कि 20 से 30 साल के बीच है, तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करूंगा। बिल्कुल एक सही। लंबे निवेश पर जाइए ताकि आप 50 साल की उम्र पर पहुंचे तो वो जो आपका रिटर्न है, वो तगड़ा आपको मिल सके। और यही बात आप 50 साल की उम्र में पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि ट्रेडिशनल में जाइए, ताकि आपको जल्दी उसकी लिक्विडिटी प्राप्त हो और उसको आप खर्चा भी कर पाए। एक बात और है खमरी जी, अक्सर मेरे पास एक क्लाइंट, जब इनकी उम्र 60 साल से 65 साल के बीच होती है, अक्सर मेरे पास आते हैं ऑफिस में और मुझसे निवेश की बात करते हैं। तो मैं हमें सलाह देता हूं कि शॉर्ट टर्म निवेश करिए, ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाइए, बिल्कुल। जिसमें कि आपको जल्दी रिटर्न मिले सही। और उसको खर्चा करिए। चलिए मुकेश जी, अब हम चर्चा, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश सिंह राजपूत जी। राजपूत साहब, आजकल ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शन का बड़ा चलन है और लोग अब उसमें महारत भी हासिल कर चुके हैं और अच्छे खासे वो उसको यूज़ कर रहे हैं जी। आयकर में भी ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसमें आयकर दाता कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आना पड़ता है। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, मुरारी लाल सोनी जी, उनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो। हाँ सर, हेलो। मैं 67 ईयर का हूँ, पेंशनर हूँ जी मैं। हाँ सर, मैं धन्यवाद से बोल रहा हूँ। जी जी जी, स्वागत है। मैं बैंक में एफडी करता हूँ। एफडी से जो मेरे को 4 से 44 दिन बाद ब्याज देते हैं, हाँ तो वो ब्याज में मेरा 10% इंटरेस्ट काट लेते हैं। ठीक है, ये बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में अपने प्रश्न को रखा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। देखिए, आप पेंशनर हैं, आपकी उम्र जो है वो, अब देखिए एफडी पर क्या होता है कि जो ब्याज जनरेट होता है उस पर टीडीएस काटा जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका जो ब्याज और सब आपका पेंशन मिलाकर 12 लाख रुपए से आपकी इनकम कम है, तो आपको अपना 15H फॉर्म दाखिल करना चाहिए। अच्छा। हर फरवरी के महीने में 15H जो होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है, और 15G जो होता है वो सीनियर सिटीजन से कम वालों के लिए होता है, जिनकी आय टैक्सेबल करयोग से कम होती है। यदि वो अपना टीडीएस नहीं कटवाना चाहते हैं तो आज ही अपने बैंक जाएं, फॉर्म 15H लें, उसको प्रॉपर फिल करें और उसको विधिवत जमा कर दें। आपका टीडीएस बैंक नहीं काटेगा। और यदि टीडीएस कट भी गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना रिटर्न फाइल करके ब्याज के साथ रिफंड ले सकते हैं। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत काम की जानकारी है कि फॉर्म 15H हाँ। इसके बारे में अध्ययन करें और ये भर दें उसको। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा, रिफंड आपको तभी मिलेगा जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें आपका पेन लिंक होना चाहिए। इसका मतलब ये है, सबसे बड़ी बात है, अक्सर हमारे जो दूरदर्शक हैं या हमारे क्लाइंट हैं हमसे प्रश्न करते हैं कि सर हमारा टीडीएस कट गया था और उसके बाद हमने रिटर्न भी फाइल किया लेकिन हमारे खाते में पैसे नहीं आए। पैसे ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो आपका बैंक खाता जो आपने दिया हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न में, वो शायद आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है। पहले लिंक कराएंगे और लिंक कराने उसको वैलिडेट भी करना है। अच्छा अच्छा, वैलिडेट किए बिना आपको रिफंड नहीं आता। हालांकि आयकर जो होता है विधिवत रूप से आपके मोबाइल पे मैसेज के द्वारा सूचना देता है कि आपका रिफंड फेल हो गया है, कृपया करके फिर से उसको करें, आपका खाता वैलिडेट करें, सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये वैलिडेट कराने की प्रक्रिया वन टाइम होती है या फिर साल दर साल कराना पड़ता है इसको? देखिए, केवाईसी जैसे हम केवाईसी हर 2 साल में, हर 3 साल में, या जो पेंशनर्स हैं वो अपने लाइफ सर्टिफिकेट जाके बैंक में जमा करते हैं हर साल, ऐसे ये भी एक प्रक्रिया है, आपको हर बार वैलिडेट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलिए अब हम लौटते हैं हमारे पुराने प्रश्न पर ही कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है या डिजिटल करेंसी है उसके बारे में क्या सावधानियां और किस तरह से वो फायदेमंद है? आयकर में भी आजकल जो ऑनलाइन प्रक्रिया है और AIS के बारे में थोड़ा बताइए। जी, देखिए, सबसे पहले तो हम आपको वर्चुअल एसेट्स के बारे में बताते हैं। जी जी, एक्चुअली हुआ क्या है, जैसे जब से डिजिटाइजेशन बहुत फास्ट हुआ है, इंटरनेट तेजी से बढ़ा है, नेटवर्किंग तेजी से बढ़ी है, तो निवेशक भी जो तरह तरह के अपने निवेश की चीज़ों को, इक्विपमेंट को तलाशने में लगे। जो डिजिटल से कनेक्टेड थे ज़्यादा लोग, वो कहीं ना कहीं वर्चुअल एसेट की तरफ चले गए। वर्चुअल एसेट मतलब क्रिप्टो करेंसी, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। NFT हो गया, टोकन आदि, यानी मैंने तो कई बार ये भी सुना वर्चुअल प्लॉट भी बिक रहे हैं।
अच्छा। यानी जो प्लॉट है, प्रॉपर्टी। हाँ प्रॉपर्टी, क्या बात है। यस, वर्चुअल प्लॉट खरीद लीजिए और उसको आप सेल कर दीजिए। ये वर्चुअल की एक दुनिया थी जो कि काफी तेजी से विस्तार कर रही थी जी। लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा था, कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में ये आ रहा था। इंडिया में कोई निवेश कर लेता, अमेरिका में जाके पैसे निकाल लेता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इसे इलीगल तो नहीं किया, पर कहीं ना कहीं इसको टैक्स के दायरे में लेकर आ गई सरकार। और वर्चुअल एसेट पर सीधा सीधा फ्लैट 30% प्लस सरचार्ज एजुकेशन टैक्स लगता है। एक और खास बात है खैबरिया जी, अगर आप वर्चुअल एसेट्स में निवेश करते हैं और उससे जो भी आप इनकम जनरेट करते हैं और उसको खर्चा जो किया है उसमें, उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, यानी उस पर जो एक्सपेंसेस होता है, सपोज कि आप शेयर वगैरह खरीदते हैं जी। तो STT वगैरह लगता है, तो वो डिडक्शन आपको मिल जाता है खर्चे में, पर इस पर डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। इससे बड़ी बात और है, यदि आपको लॉस हो गया है वर्चुअल एसेट में तो उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, यानी ड्यूरिंग द ईयर इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सरकार के सख्त नियम है, कड़क नियम है। सरकार चाहती है कि आप किसी ऐसी वर्चुअल दुनिया में ना जाएं कि अचानक आपका पैसा उसमें दब जाए। बिल्कुल। इसलिए गवर्नमेंट का हमेशा तरीका ये रहा है कि हमारे भारत में एक से बढ़ के एक सुरक्षित निवेश है। ELSS है, ELS कितनी अच्छी स्कीम है, आपको 3 साल की लॉकिंग देती है, 12-13% ज़्यादा रिटर्न देती। आप SIP में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। अगर आप मार्केट में नए हैं, यूँ कहें आप एक किसान हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को FD की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स कमाऊं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बैंक में जाइए, जहाँ भी आप खाता हो, और म्यूचुअल फंड का फार्म भर दीजिए। अच्छा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ म्यूचुअल फंड जो है वो 12 से 14% के रिटर्न्स देते हैं, लेकिन आप ये चाहें कि अभी जमा करें और 2 साल बाद बढ़ जाए, वो संभव नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं। 5 साल कम से कम 5 बल्कि 6-7 साल तक वेट करो। एक नियम के अनुसार जो आपको ग्रोथ मिलती है उसमें कम से कम इतना समय तो लगता है। तो इसीलिए सरकार का हमेशा योगदान रहा है कि आप सुरक्षित निवेश करें जी। और ऐसा निवेश करेंगे वर्चुअल में, तो पता नहीं वो कब वर्चुअल हो जाए। सुरक्षित निवेश करें और सुखी निवेशक बने। यस, करेक्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद अब हम AIS के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आयकर की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को कैच कर लेती है जी, उससे बचना मुश्किल है, तो वो प्रक्रिया क्या है? देखिए, सरकार इनकम टैक्स की जो एक एजेंसी है AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्कीम सिस्टम, हाँ, वो क्या करता है, आप जहाँ जहाँ लेन देन करते हैं, जहाँ जहाँ आपका पैन कार्ड लिंक है जी, या जितने भी आप UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, आप कैश विड्रॉवल करते हैं, आप जितने भी आप ट्रांजेक्शन थ्रू प्लेटफॉर्म करते हैं किसी भी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो मार्क होते हैं, अप टू द मार्क। बिल्कुल। अगर वो मार्क हो रहा है और रिकॉर्ड बन रहा है, दैट मीन्स ये है कि वो करदाता का हिसाब किताब कोई रख रहा है। अब जब आप रिटर्न्स फाइल करने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जो AIS में जो चीज़ दी गई है उसका आपके रिटर्न्स के साथ मैच होना जरूरी है। अभी हाल ही में इनकम टैक्स ने बहुत सारे नोटिस इसी विषय पर जारी किए कि आपकी AIS में तो ये ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं और आपके इनकम टैक्स रिटर्न में ये ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, दोनों के बीच मिसमैच है। ये मिसमैच क्यों है, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं ना, तो आपका AIS होता है, उस AIS को खोलिए और उसमें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को आप देखिए, वेरीफाइड करिए। अच्छा, जो ट्रांजेक्शन आपका वैलिड है उसको आप लिखिए यस दिस इज करेक्ट, जो वैलिड नहीं है उसको इनकरेक्ट कीजिए। उसमें बकायदा विकल्प दिए हुए 3-4। अच्छा, उसमें ये भी लिखा हुआ है क्या पार्टली इनकरेक्ट है। कई बार क्या होता है, कोई चीज डबल चढ़ गई तो आप पार्टली इनकरेक्ट कर सकते हैं। ये उसमें ये तक फैसिलिटी दी गई है कि यदि आपके पिताजी की इनकम बेटे में चली गई है, तो आप उसको बकायदा ये लिख सकते हैं कि ये जो इनकम है ये मेरी नहीं है बल्कि इस पैन नंबर संबंधित है। अच्छा, तो आप अपने पैन से वो अमाउंट निकाल के उस करेक्ट पेन में भी डाल सकते हैं। लास्ट ईयर ऐसे केस मैंने बहुत सारे किए हैं। चलिए मुकेश जी, एक फॉर्म 26 AS होता है, ये किस काम में आता है? देखिए, जो 26 AS है वो AIS से बहुत पहले का है।
अच्छा, हम आज आपको इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बहुत अच्छा क्लियर कर देंगे और ये प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा भी है जी। और हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है, इवन हमारे दूरदर्शन के जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, जो 26 एएस होता है, यानी जहां हमारा निवेश है या जहां हमारी सैलरी बनती है या जहां से जो हमारा अमाउंट इनकम्स आती है, उन सारी जगह पर जहां जहां हमारा टीडीएस कटता है, उन सब की रिकॉर्डिंग 26 एएस करता है। अच्छा, और जो एआईएस है वो कॉम्प्रिहेंसिव करता है, यानी एआईएस आपके ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो कि पैन कार्ड के अलावा है उनको भी रिकॉर्ड करता है। और जो 26 एएस में, यानी आप जहां पर सर्विस देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और वहां पर आपको जो डिडक्शन किया जाता है, टीडीएस काटा जाता है, या जैसे मान लीजिए एफडीआर है, एफडीआर पर टीडीएस कट गया है तो वो 26 एएस में देखेगा। 26 एएस देखकर ही आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, ताकि कम से कम जहां जहां आपका टीडीएस कटा है वो प्रॉपर दिख रहा है कि दिख रहा है जी। इसका मतलब ये है कि जहां पर आप जॉब करते हैं, जहां पर आपका निवेश है, जहां जहां आपकी पॉलिसीज हैं और जहां जहां आपके अमाउंट रिसीव हुआ है, उन सब अमाउंट्स को आप मिलान कर लें, मिलान करके देखें क्या जितना टीडीएस आपका फिजिकल है क्या उतना ही टीडीएस 26 एएस में दिख रहा है। यदि दोनों में अंतर है तो उस अंतर का पता लगाएं और पता लगाने के बाद ही फाइल करें। मैं तो यहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आप एक व्यापारी हैं और यूपीआई लेन देन करते हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कब वो 40 लाख रुपए हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। इसीलिए आपको अपने ट्रांजेक्शन को मार्क कीजिए और तो और क्यूआर स्कैन करना है, सारी यूपीआई को भी लेन देन को अच्छे से रिकॉर्ड करें कि उसमें भी आजकल स्कैम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, एआईएस का जो एक सॉफ्टवेयर है तो क्या वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के ही काम का है या कोई भी एक आम करदाता भी उसको देख सकता है क्या? देखिए, आयकर की हमेशा विचारधारा रही है कि वो करदाता के लिए काम करता है, प्रोफेशनल के लिए काम नहीं करता है। इवन आयकर ने जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो बिल्कुल निःशुल्क करदाता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। अच्छा। यानी करदाता अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, एंटर करेगा और वहां पर सर्विसेज का एक टैब होता है, उसको क्लिक करेगा, उसमें एआईएस, टीआईएस, 26 एएस, रिफंड रीइश्यू, एवरी आइटम गिवन प्रॉपरली उसमें दिए हुए हैं। बस आपको लॉगिन करना है, अपनी समस्या को देखना है और मजे की बात यह है कि उसमें एफएक्यू भी दिया हुआ है। अच्छा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, हाँ। आप एफएक्यू में क्वेश्चन डालिए और उस सर्च करके निकाल देगा और उसका सॉल्यूशन भी दे देगा सर। मतलब जैसे कि मानवीय स्वभाव है, गलतियां हो जाती हैं, कोई जानबूझकर करता है, कोई नहीं भी करता। जी। अगर मान लीजिए जाने अनजाने में कोई गलती हो गई या आयकर फाइल करने में लापरवाही या देरी हो गई, तो हालांकि उसके लिए फिर उसको एक समय बोनस टाइम भी मिल रहा है, बट उसके बाद भी वो समय सीमा निकल गई, तो आयकर विभाग किस तरह के कड़े कानून में उसको जकड़ता है? देखिए, आयकर कभी भी मतलब रिजिड नहीं है, ना ही उसके कड़े कानून है। आयकर का सिंपल एक नियम है कि आप एक काम करिए, जो भी आय आपने कमाई है उस आय का आप असेसमेंट खुद ही करें, हम भी नहीं कर रहे। अच्छा। आप असेसमेंट कीजिए और असेसमेंट करने के बाद आपको लगता है कि टैक्स देना है तो टैक्स दीजिए और उस कंप्लायंस को पूरा कर दीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके बैंकिंग में ट्रांजैक्शन हुए, बैंकिंग में लेन देन हुए, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि उनका आप असेसमेंट करें, टैक्स बनता है टैक्स जमा करें और रिटर्न फाइल कर कंप्लायंस पूरा करें। यदि आपने काम कर लिया है जी। तो किसी प्रकार का आयकर का नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि नोटिस देना सरकार का या आयकर कोई मकसद नहीं है। उनका मकसद ये है कि जहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है उस व्यक्ति ने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चे के रूप में डाला है, यानी उसने डिडक्शन लिया है, तभी वो आपकी इनकम बनी। तो दोनों का कंप्लायंस पूरा होना जरूरी है, एक बात। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि चूंकि इंडिविजुअल के लिए जो डेट 31 जुलाई थी, सरकार ने उसे बढ़ा के अक्टूबर की थी और 15 दिन का और उन्होंने बोनस दिया सितंबर तक का, ये आप इस तारीख तक जमा कर दो। सरकार ने फिर एक और तरीका निकालेगा, आप एक काम करो, पेनल्टी के साथ यदि आपको कोई रिफंड है तो दिसंबर तक जमा कर दो। अगर दिसंबर तक भी आप जमा नहीं करेंगे तो रिटर्न तो आप मार्च तक फाइल कर पाएंगे, लेकिन आपको जो रिफंड रहेगा ना वो नहीं मिल पाएगा। जी, संक्षेप में एक सवाल का और आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि जो कृषि भूमि होती है, कृषक ग्रामीण वर्ग जो है, वो कृषि भूमि विक्रय के बाद जो धन अर्जित होता है, वो उस पर टैक्स का क्या कानून है? देखिए, क्या वो बचा जा सकता है? पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो कृषि भूमि से बेचने से
आपका जो भी पैसा जनरेट होता है वो कैपिटल गेन टैक्स से बाहर है, लेकिन उसको 3 या 4 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहला ये है कि लगातार 3 वर्षों से खेती हो रही हो और म्यूनिसिपल सीमा है उससे करीब 11 किलोमीटर दूर हो, और साथ ही साथ उस पर जो है खेती का काम लगातार मतलब होता रहा उस पर। अगर ये 2-3 शर्तें आपकी पूरी हो जाती हैं तो आपको उस पर टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत ही सिंपल है। सरकार का मतलब बहुत लचीले और नम्र हैं और विनम्रता के साथ आयकर आपसे टैक्स लेने की अब मूड में है। भारत और का वो जो देखेंगे। आयकर है बहुत सिंपल है और सरल है। चलिए मुकेश सिंह राजपूत जी, अब समय हमें इजाजत नहीं देता है, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी धन्यवाद।